हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है तारीख 26 जुलाई 2022। देव्यम आईएएस टीम की तरफ से आपका स्वागत है। हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस में आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। दोस्तों, आज हम पहले आर्टिकल की हम बात करने जा रहे हैं, वो है लर्निंग लेसन्स। इसमें बेसिकली बात कही जा रही है, अभी जो मंकी पॉक्स का केस ये काफ़ी बढ़ रहा है। इसमें अभी ये जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने इसको PHEIC कैटेगरी में डाल दिया है। PHEIC क्या होता है? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। दोस्तों, किसी भी बीमारी को पेंडेमिक घोषित करने से जस्ट पहले का ये कदम होता है। मंकी पॉक्स बीमारी तेजी से फैल रही है। अभी कुछ समय पहले तक ये जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ की ये एंडेमिक बीमारी थी, क्षेत्र विशेष तक सीमित थी। पर अभी ऐसा पाया गया कि अभी कुछ समय पहले ही यूनाइटेड किंगडम में जब से पहला केस मिला है, उसके बाद तेजी से ये 63 और अभी इवन 70 प्लस कंट्री में ये फैल चुकी है। भारत में भी केसों की संख्या बढ़ रही है। वर्तमान में लगभग 4 पुष्टि हो चुके हैं केसेस की मंकी पॉक्स की भारत में। अभी तक मंकी पॉक्स किस कैटेगरी में आ रहा था? निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में। अभी ये बन चुका है WHO द्वारा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। और यदि एहतियात न बरता गया गवर्नमेंट और जो भी पब्लिक है उनके द्वारा, तो अगर ये बीमारी और फैलती है तो शायद आने वाले समय में इसको पेंडेमिक घोषित कर दिया जा सकता है। तो बेसिकली ये पूरा आर्टिकल इसी बात पर है। नेक्स्ट आर्टिकल की हम बात करते हैं तो ग्लोबल ऑर्डर कॉट अप इन स्विल ऑफ केओस। दोस्तों, बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है, ये आर्टिकल है अभी जो यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और इससे बहुत दुनिया भर में देखा जा रहा है कई सारे प्रतिमान टूट रहे हैं, कई सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। उस पे बेसिकली ये आर्टिकल बात कर रहा है। और ये आर्टिकल ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो बेसिकली यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट को इस समय सारी समस्याओं के जड़ में, या न्यू जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें एक केंद्र में इसको देख रही हैं। क्या अनसर्टेनिटी होगी फ्यूचर का, वो इस कॉन्फ्लिक्ट को रख के देख रही हैं। जबकि इसके अलावा दुनिया भर में बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जो न्यू और वर्ल्ड ऑर्डर को जन्म दे सकती हैं, या नई तरीके की समस्याओं के बीज वो अभी लेकर अपने रख रही हैं। इसमें बेसिकली बात ये कही जा रही है कि अभी हाल फिलहाल में जो जर्मन चांसलर ओलाफ स्वाल्ज, इन्होंने G7 मीटिंग में कहा था कि अभी ये अनसर्टेनिटी का टाइम चल रहा है। जो आने वाला समय है कैसा होगा वो हमें नहीं पता, कब ये खत्म होगा हमें नहीं पता। बेसिकली जो जर्मन चांसलर हैं वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को ही केंद्र में रख के ये बात कह रहे थे, जबकि उसके इतर भी बहुत सारी चीजें हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस की जो फ्रेंच नेशनल असेंबली है वहां पर धीमे धीमे जो अपोजिशन पार्टी है वो मेजॉरिटी, वहां पर उसको विश्वास बढ़ता जा रहा है। ये जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है उनके लिए चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि यदि विरोधी पार्टी की संख्या बढ़ती है विश्वास वहां पे नेशनल असेंबली में, तो ये इतना फ्रीली डिसीजन नहीं ले सकेंगे। फ्रांस के अलावा अगर यूके की बात करें तो बोरिस जॉनसन वहां से रिजाइन कर चुके हैं। नया प्रधानमंत्री वहां पर कौन होगा अभी इस बात का निर्णय नहीं हो पाया है। ऐसे में एक अनसर्टेनिटी यूके में भी दिख रही है कि जो नए प्रधानमंत्री आएंगे वो पार्टी लाइन या कुछ नया अपने जो पॉलिसी है उसमें लाने का प्रयास करेंगे। क्या रहता है वो अभी सब कुछ अनसर्टेनिटी है। इसके अलावा इवन यूएस की अगर हम बात करते हैं वहां पर भी जो लीडरशिप है उसमें लोगों का विश्वास कम हो रहा है, और भी दूसरे कंट्रीज हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो रशिया यूक्रेन वार का जो इमीडिएट इंपैक्ट अभी हमको दिख रहा है वो क्या है? एनर्जी प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं। फूड इनसिक्योरिटी कई जगहों पर देखी जा चुकी है। फर्टिलाइजर, फूड, एनर्जी, फर्टिलाइजर, इनके दाम बढ़ चुके हैं। इवन जो रशिया और यूक्रेन वो दुनिया में जो खाद्य उत्पाद हैं और साथ साथ में फर्टिलाइजर, वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ दिस थिंग इन द वर्ल्ड, ये दोनों कंट्रीज थे। और दोनों ही कंट्री वॉर में उलझे हुए हैं। सप्लाईज काफी ज्यादा अवरुद्ध हो चुकी है। एक फूड सिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी की समस्या ग्लोबल साइड में पूरा हो सकता है, इसमें बात कही जा रही है। इसके अलावा आगे आर्टिकल में बात कही जा रही है कि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा सैंक्शन लगाए गए हैं रशिया पर,
वो जिस रिजल्ट को सोच के लगाया गया था, अभी तक ऐसा कुछ भी रशिया के लिए प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत जो भी प्रॉब्लम खड़ी हुई है, पर सबका तोड़ रशिया धीमे धीमे निकाल रहा है और उसका वॉर पे अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। इवन वॉर और लंबी खिंच गई है और साथ ही साथ में कई कंट्रीज में इनके वॉर की वजह से इन्फ्लेशन का संकट काफी गहरा चुका है। नए और दूसरे एंगल की बात कर रहे हैं तो इसमें आर्टिकल में बात कही जा रही है जो चीन और रशिया, इन दोनों के जो टाई है, इन दोनों के जो आपसी संबंध है, वो इवन इस वॉर के बाद से और ज्यादा घनिष्ठ होते जा रहे हैं। एक दूसरे पर इनकी डिपेंडेंसी बढ़ रही है। साथ ही साथ में अब चीन की बात आगे आर्टिकल में कही जा रही है कि चीन का जो इन्फ्लुएंस है प्रशांत महासागर और भारत इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है, वहां पर जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। ऐसे में जो इंटरनेशनली, चाहे वो आउकुस हो, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस मिलकर ऑकुस बनाते हैं, क्वाड की बात करते हैं जिसमें यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान है, या इंडो पैसिफिक एंटिटी में पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक जहां पर यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जितने भी संस्थाएं बन रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो किसको टारगेट करने के लिए बन रही है? वो चीन को काउंटर करने के लिए बन रही है कि चीन का जो विस्तारवादी नीति है वो सफल ना हो पाए। किंतु आर्टिकल में एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि क्या भविष्य में यदि चीन ताइवान पर जब हमला करता है, ऐसे संभावना जताई जा रही है कि अगर चाइना ताइवान पर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या अभी जो दुनिया है, जैसा कि रशिया के खिलाफ एकजुट होकर वेस्टर्न कंट्रीज और तमाम सारी जो भी पावरफुल नेशंस हैं उन्होंने सैंक्शन लगाया या रशिया को अलग थलग करने का प्रयास हो, क्या चीन के भी विरुद्ध ऐसा करना संभव हो पाएगा? दोस्तों, यहां पर एक बात बिल्कुल क्लियर है कि रशिया एक मिलिट्री पावर है, बट चाइना बहुत सारा रॉ मटेरियल्स के अलावा बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट करता है। दुनिया काफ़ी ज़्यादा चाइना पर रॉ मटेरियल और दूसरी चीज़ों के लिए काफ़ी डिपेंडेंस है। तो क्या आर्टिकल में बात कही जा रही है कि क्या वैसा ही सैंक्शन लगाना दुनिया के लिए पॉसिबल होगा जब चाइना अपना एग्रेशन दिखाएगा? साथ में बात हो रहा है कि भारत की अगर बात करते हैं तो भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं, सबसे बड़ा हमारे लिए जो संकट का समय है कि चाइना, चीन का यदि एग्रेशन होता है तो क्या भारत के पक्ष में रशिया साथ दे पाएगा? इस पे भी अनसर्टेनिटी है। क्वाड का क्या रिएक्शन होगा, इस पे भी क्लियर कट बातें नहीं अभी बताई जा सकती हैं। साथ ही साथ में हमारे पड़ोसी देश तालिबान की जब अफगानिस्तान की जब हम बात करते हैं तो वहां पर अभी जो नया शासन तालिबान का हो गया, उससे भारत फिर से अपनी नीतियों को पुनर्स्थापित भारत को करना होगा और किस तरीके से इस भारत और तालिबान के संवाद का कैसा भविष्य होगा, ये भी अभी अनसर्टेनिटी है। इसके अलावा श्रीलंकन क्राइसिस की बात कही गई कि श्रीलंका में जो भी क्राइसिस चल रही है, श्रीलंका जो नया गवर्नमेंट आई है वो किस तरीके से उस क्राइसिस को डील करती है, लोगों का विश्वास कैसे आता है और इन सब के साथ भारत के लिए कैसा रहता है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर संबंध बेहतर भी होते तो क्या गवर्नमेंट टू पीपल, इंडिया की बात हो रही कि इंडिया की जो इमेज है श्रीलंकन कॉमन पीपल में वो कैसी होगी, क्योंकि अभी लोग वहां पे बहुत गुस्से में हैं। तो क्या किस तरीके से इमेज होती, किस तरीके से इंडिया का रोल होता, लोग वहां पे कैसे देखते, ये भी अभी एक प्रश्न चिन्ह वहां पर लगा हुआ है। इसके अलावा बात हो रही वेस्ट एशिया की, जब पश्चिम एशिया की जब हम बात करते हैं तो जब अब्राहम अकॉर्ड होने के बाद इजराइल और यूएई, इन दोनों में निकटता काफी बढ़ गई है और ये इस रीजन में काफी पावरफुल कंट्री के रूप में भी हैं, जो काफी समृद्ध देश हैं। इसके अलावा अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि वेस्ट एशिया में जो ईरान है वो चीन और रशिया के काफी नजदीक आता जा रहा है और एक तरीके से एक ये ट्रायंगल चीन, रशिया और चाइना आपस में मिलकर, जो कि इनकी जो वेस्ट एशिया में है वहां पर चाइना का प्रभुत्व बनाने के तौर पर भी चाइना अपने इन संबंधों का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा भारत की अगर बात करते हैं तो वेस्ट एशिया में भारत का यूएई से अच्छे संबंध है, इजराइल से अच्छे संबंध है। साथ ही साथ में जो I2U2 अभी लॉन्च हुआ था जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएस, यूएई इनके बीच एक संस्था बनाई गई थी I2U2। बेसिकली जिस तरीके से क्वाड को देखा जाता है कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए बना है, उसी तरीके से आर्टिकल में बताया गया जो I2U2 बना है बेसिकली वो ईरान को काउंटर करने के लिए देखा जा रहा है। अब ऐसे में बात हो रही है कि जो न्यूक्लियर डिटरेंस की भी अगर हम बात करते हैं तो जो अभी रशिया यूक्रेन में कई सारे जो बुद्धिजीवी हैं उनका कहना है कि यदि युद्ध बहुत लंबा बढ़ता है और वेस्टर्न सैंक्शन और जो भी हथियारों का सप्लाई है वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा, नाटो फोर्सेस द्वारा, यदि
रशिया के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, रशिया अलग थलग धीमे धीमे और ज्यादा बढ़ता जाएगा, तो हो सकता है कि अंतिम विकल्प के तौर पर या अगले विकल्प के तौर पर वो अपने न्यूक्लियर हथियारों को युद्ध में ला सकता है। जो ये न्यूक्लियर डिटरेंस है, जो न्यूक्लियर हथियारों का जो एक भयादोहन जो होता है, वो उसमें आर्टिकल में आगे बात कही जा रही है कि अगर भारत और चीन की जब हम बात करते हैं तो भारत और चीन की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में काफी ज्यादा अंतर है और ये अंतर भारत को नुकसान कर सकता है, क्योंकि भारत यदि ऐसा सोच रहा है कि संकट के समय में यदि चीन से कुछ टकराव होता और न्यूक्लियर फोर्सेस की बात आती है और वेस्टर्न कंट्रीज भारत की मदद करेंगे, तो क्या ऐसा होगा, वो उस पर भी अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। तो बेसिकली जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहा और इसमें अभी दुनिया में क्या क्या तनाव चल रहे हैं, उनका क्या इंपैक्ट हो सकता है, कितने सारे अनसर्टेनिटी चल रहे हैं, उस पर बात की गई है। दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल की हम जब बात करते हैं तो गोल्डन आर्म, ये नीरज चोपड़ा जी, इन पर ये आर्टिकल पूरा केंद्रित है। अभी हाल में नीरज चोपड़ा जी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में सिल्वर जीता। इस पे बात की जा रही है कि ये किसी भी भारतीय पुरुष द्वारा और ये प्रथम भारतीय पुरुष थे जिन्होंने इस इवेंट में कोई मेडल जीता है और दूसरे भारतीय थे अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद, जिन्होंने वुमेन्स लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता था 2003 में। इसके अलावा इनके अलग मेडल की दूसरे जितने भी इनके अभी फेदर इन द कैप की बात करते हैं और भी इंपॉर्टेंट मेडल की बात करते हैं, तो ये सिल्वर एडिशन जो लेटेस्ट हुआ है। इसके अलावा गोल्ड वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2016 में, एशियन चैंपियनशिप 2017 में, कॉमनवेल्थ गेम 2018 में, एशियन गेम 2018 में, ओलंपिक 2021 में इन्होंने गोल्ड इन्होंने जीता है। तो पूरा आर्टिकल बात कही जा रही है कि काफी फाइन स्पोर्टमैन है भारत के लिए और आगे भविष्य में और भी ज्यादा बेहतर करने की संभावना है। अभी इनकी एज काफी कम है, तो बेसिकली इसी सब पर केंद्रित और इनकी उपलब्धियों को ये पूरा आर्टिकल गिना रहा है। दोस्तों आज के लास्ट आर्टिकल की अगर हम जब बात करते हैं, रिफॉर्म बेल लॉ बट मेक द राइट डायग्नोसिस फर्स्ट। इधर हम देख रहे हैं लगातार हिंदू में बेल लॉ को लेकर, बेल रिफॉर्मेशन को लेकर आर्टिकल आ रहे हैं। दोस्तों इसमें बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी सत्येंद्र कुमार अंतिल और वर्सेस सीबीआई केस में टिप्पणी किया था कि जो भारत का जो बेल सिस्टम है, जो जमानत भारत में जो दी जाती है, उसकी जो पूरी विधि है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। और इससे क्या समस्या होती है कि इससे जो वैयक्तिक स्वतंत्रता होती है उससे समस्या हो जाती है। और कई बार जो नियम होना चाहिए वो होना चाहिए कि बेल मिले, बेल नॉट जेल, ये रूल होना चाहिए। बट एक इफेक्टिव बेल जो सिस्टम है उसके अभाव में इसका उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है, भारत में हो रहा है जेल नॉट बेल। अब इससे बहुत सारे प्रॉब्लम की भी बात कही जा रही है कि जैसे कि हमारे जितने भी प्रिजन हैं, जो हमारी जेलें हैं, वो ओवर पॉपुलेटेड हैं। बहुत सारे वहाँ पर जो प्रिजनर हैं वो ट्रायल के लिए हैं, बहुत सारे माइनर जो भी उन्होंने क्राइम किए हैं उसके लिए है, बहुत से ऐसे हैं जिनके बेल ऑर्डर लगे हुए हैं, बहुत उसमें मैक्सिमम अगर देखा जाए तो ऐसे हैं जिनको बेल पर छोड़ा जा सकता है। बट बेल जो सिस्टम है वो इफेक्टिव न होने की वजह से सभी लोग जेल में हैं और इससे क्या हो रहा है कि संसाधनों पर दबाव भी बढ़ रहा है और जेल जितने हैं वो ओवर पॉपुलेटेड हो रहे हैं। आगे आर्टिकल में बात कही जा रही है कि कुछ प्रश्न की बात यह आर्टिकल उठाता है कि जो भी कितने अंडर ट्रायल हैं वो बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कितने उनमें से एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, कितने बेल के जो भी एप्लीकेशन उसको रिजेक्ट किए जा रहे हैं, जो रिजेक्ट किए जा रहे हैं उनका बेसिस क्या है, और क्या बेल देना ये बेल का डिनाइल करने से ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेसिकली ऐसे बुनियादी सवालों की आर्टिकल उठा रहा है। और आगे आगे ये जो पूरा आर्टिकल ये बात कह रहा है कि जो वर्तमान जो कानून है वो एंटी पुअर और जिस तरीके से मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनके लिए बेल को और मुश्किल बना रहा है। इसके अलावा कोर्ट ये भी बात कह रहा है कि जो भी आर्बिट्रेरी यादृच्छिक जो गिरफ्तारियां हो जाती हैं उसके
जो अगेंस्ट में कुछ नियम होने चाहिए, और यदि जो गिरफ्तारियां हैं ये जस्टिफाइड वे में होंगी तो जो बेल पाने की जो जरूरत है वो खुद ब खुद वो कम हो जाएगी। जब गिरफ्तारी सही होने लगेगी बेल की जरूरत कम हो जाएगी, किंतु अभी ऐसा नहीं देखा जा रहा है। बहुत सारे फ्लॉज गिरफ्तारियों में सामने आते हैं, इसलिए अभी जो बेल है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किंतु भारत में जो बेल सिस्टम है ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, बेल मिलने में बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। साथ में आगे कोर्ट ये भी कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है कि जो निचले कोर्ट होते हैं वो किस ग्राउंड पर बेल रिजेक्ट कर रहे हैं उसको वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसलिए ये भी एक तरीके से मनमाना हो जाता है कि कई बार जहां पर बेल मिल जानी चाहिए आसानी से वहां पर बेल नहीं मिलता है। इसके अलावा ये भी बात हो रही है कि जब बेल मिलता है तो उसमें बहुत सारे बेल कंडीशन लगा दिए जाते हैं कि चाहे कुछ मुचलके लगा दिए जाते हैं कि इतनी धनराशि आप जमा करा दीजिए या फला फला कुछ शर्तें हो जाती हैं। तो कई बार ये शर्तें ऐसी रहती हैं कि जो व्यक्ति रहता है उसके लिए इन शर्तों को पूरा कर पाना संभव नहीं हो पाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो लेबर क्लास होते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड होते हैं। कुछ लोग जो अपने घर से दूसरी जगहों पर आते हैं और किन्हीं कारणवश उनको जेल हो जाती है, और यदि बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो कई सारे उसमें उनको अगर उतने पैसे कुछ मांग लिए जाते हैं जो उनके पास नहीं होते हैं। कई बार जो चाहे आधार से रिलेटेड हो, कुछ जो भी पहचान पत्र की डिमांड होती है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो छोटे छोटे माइनर चीज़ों की वजह से उनका जो बेल मिलने के बाद भी बेल उनका ग्रांट हो जाता है, बट उनकी जो रिहाई होती है वो रिहाई नहीं हो पाती और वो जेल में बने रहते हैं। इसके बाद अब लास्ट में आर्टिकल ये बात कह रहा है कि जो बेल सिस्टम है भारत का वो पहले से एक फ्लॉड एजम्पशन कर लिया है कि जो जितने भी पर्सन जो अरेस्ट हो रहे हैं सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है और उनका कोई ना कोई सोशल कनेक्शन होता है। इसलिए हम उनको मुचलके के तौर पे कुछ प्रॉपर्टी या कुछ एक प्रॉपर्टी हो गया, पैसा होगा, कुछ ऐसा कंडीशन लगा के उनको बेल देंगे तो वो उसको भर देंगे और उनको बेल मिल जाएगी, जबकि ऐसा सही नहीं है। और ये जो एक प्रीएज्यूम कर लिया जाता है कि फाइनेंशियल लॉस अगर कोई व्यक्ति को हो जाएगा तो वो कोर्ट में इसके डर से कि उसको फाइनेंशियल लॉस ना हो तो इस डर से वो कोर्ट में आ जाएगा, उपस्थित हो जाएगा। ये खुद में ही एजम्पशन सही नहीं है। तो दोस्तों बेसिकली ये जो लास्ट आर्टिकल था ये बेल रिफॉर्म पे आधारित है और भारत में जो बेल सिस्टम है उसमें अभी क्या क्या फ्लॉज हैं उनको इशारा कर रहा है। आज का आर्टिकल हिंदू का अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।